हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे संघ और इसका क्षेत्र अध्याय 5। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो संघ और इसका क्षेत्र भाग 1 में है और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि जो इंडिया है अर्थात भारत वो राज्यों का संघ होगा। इस तरीके से भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है। ये जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और यहाँ राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। इस रूप में भारतीय संघीय व्यवस्था को कहा जाता है कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अमेरिका में देखें तो वहाँ संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम था और इसीलिए उसके लिए कहा जाता है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि अमेरिकी संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघ की 3 श्रेणियां हैं: राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। भारत विदेशी राज्यों का अधिग्रहण कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत और इसी आधार पर दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन व दीव, पुडुचेरी व सिक्किम का भारत ने अपने संघ में विलय भी किया है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 की बातें देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो संसद कर सकेगी, ये याद रखिएगा। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? नए राज्यों का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल 2 में ये याद रखिएगा कि नए राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति अनुच्छेद 2 प्रदान करता है और ये नए राज्यों के गठन की भी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्थापना या प्रवेश। ठीक है, तो शामिल कर सकती है या गठन कर सकती है। कौन? संसद, याद रखिएगा। चलिए अब आर्टिकल 3 देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित अथवा राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था इस अनुच्छेद के माध्यम से होती है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि संसद जो है 1 से 2 राज्य बना सकती है, 2 से 1 बना सकती है, या 2 राज्यों में से आधा हिस्सा लेके तीसरा राज्य बना दे या 2 में से 1 बना दे। ये सभी संसद कर सकती है। राज्य के किसी क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें संसद कर सकती है। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पे बढ़ाना घटाना या जो पहले से राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करना, उनको काट छांट के नया राज्य बनाना, तो वहाँ पे आर्टिकल 3 आ जाता है। और नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित अगर कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे आर्टिकल 2 आता है। तो ये याद रखिएगा। और राज्यों के नाम में परिवर्तन की शक्ति किसको दी जाती है? संसद की। तो ये की वर्ड होते हैं, जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। संसद और कार्यपालिका में डिफरेंस है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन ये जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, तब संसद और कार्यपालिका में डिफरेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो वर्डों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। पॉलिटी मेनली वर्ड पे फोकस करने का ही खेल है। अगर आप वर्ड पे फोकस करना सीख लेंगे और उस हिसाब से याद करेंगे चीज़ों को, तो पॉलिटी में मेरी गारंटी है कि आप 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 के बारे में कुछ शर्तें हैं। जैसे इस तरीके का अगर कोई भी अधिनियम या विधेयक लाना है तो उसे सबसे पहले, या अध्यादेश लाना है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी होगी तभी वो संसद में पेश किया जा सकता है, वरना पेश नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है उसमें। और राष्ट्रपति क्या करता है? संसद में भेजने से पहले उस विधेयक को संबंधित राज्य को भेजता है, अर्थात जो उसकी संबंधित राज्य की विधानमंडल है उससे उसकी राय जानने के लिए वो भेजता है। और राज्य को, विधानमंडल को निश्चित समय में अपनी राय प्रस्तुत करनी होती है। लेकिन ये चीज़ याद रखेगा कि राष्ट्रपति उस राज्य की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात कोई विधानमंडल अगर कुछ राय देता भी तो उसको राष्ट्रपति खारिज कर सकता है। इस तरीके से देखते हैं कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को महत्व नहीं दिया गया था।
क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि 565 रियासतें थीं, तो उस समय ये संभव नहीं था कि राज्यों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए ऐसे प्रावधान शामिल किए गए थे संविधान सभा के माध्यम से। फिर जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ, मैं एक वर्ड पहले ही बता चुका हूँ मैं कि भारतीय संघ जो है वो है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, जबकि अमेरिकी क्या है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यहाँ पे विभाज्य संघ लिखा है, गलत है, अविभाज्य संघ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 4 के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 4 कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो नए राज्यों के प्रवेश या गठन या राज्यों के क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है वो संविधान संशोधन नहीं है आर्टिकल 368 के तहत, अर्थात सामान्य बहुमत के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है। इनका जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 में सम्मिलित नहीं होगा। अब एक प्रश्न उठता है, क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्र को अन्य देश को दे सकता है? तो 1960 में बेरूवाड़ी संघ में पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र सौंपने को लेकर ये प्रश्न न्यायपालिका में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सीमा समाप्त करने या किसी अन्य देश को देने की शक्ति संसद को नहीं है, और इस तरीके का अगर कोई भी संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के तहत ही पारित हो सकता है, अर्थात इसके लिए संविधान संशोधन होगा। अगर किसी राज्य की सीमा समाप्त कर किसी उसे अन्य देश को देना है तब वहाँ पे संविधान संशोधन होगा, ये याद रखिएगा। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत तथा अन्य देशों के बीच सीमा का निर्धारण अगर करना है, सीमा निर्धारण से लेकर कोई अगर विवाद है उसको हल करना है, तब आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, ये कार्यपालिका द्वारा ही किया जा सकता। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे संसद नहीं, यहाँ पे कार्यपालिका है। अगर सीमा निर्धारण या सीमा विवाद का प्रश्न है तो कार्यपालिका द्वारा ही इसे सुलझाया जा सकता है। इसके लिए ना तो संसद की जरूरत है और ना ही आर्टिकल 368 की। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कार्यपालिका द्वारा ही ये किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह भी याद रखिएगा कि इसमें किसी भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना शामिल नहीं है, इसमें केवल सीमा निर्धारण विवाद का ही मुद्दा शामिल है। इस तरीके से संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और जो बांग्लादेश था उसके बीच में क्षेत्रों की अदला बदली की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ समितियां, जैसे धर समिति, धार नहीं है, धर समिति है, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग। एक एक करके देखते हैं सबको। देखिए, सबसे पहले देशी रियासतों के एकीकरण का प्रश्न आया। तो आज़ादी के समय भारत दो भागों में विभक्त था, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो राज्यों का निर्माण किया गया, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद में देशी रियासतों के पास तीन विकल्प बचते हैं, या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या वो स्वतंत्र रहें। तो 552 में से 549 भारत में शामिल हो जाती हैं देशी रियासतें, लेकिन तीन जो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये शामिल नहीं होती हैं, ये बाद में शामिल होती हैं। तो इसमें हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में शामिल होती है। जूनागढ़ है वो जनमत संग्रह द्वारा शामिल होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी और जो शासक था मुस्लिम था, तो वो भाग जाता है पाकिस्तान पे, जनमत संग्रह होता है और भारतीय संघ में जूनागढ़ शामिल हो जाता है। कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल होता है। हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही द्वारा जो पुलिस कार्यवाही की गई थी हैदराबाद को सम्मिलित करने के लिए, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो 1950 में संविधान में भारतीय राज्यों की 4 श्रेणियां थी, भाग का, भाग खा, भाग्गा और भाग्गा। इनमें कौन कौन से राज्य थे ये आपको जानना है, जरूरी नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सबसे पहले धर आयोग देख लेते हैं 1948 में। तो ये मेनली था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे हो या ना हो। तो इसने कह दिया था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पे ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। तो मेनली ये राज्यों के गठन से संबंधित था, और उसमें भी मुख्यतः प्रश्न ये था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, पुनर्गठन हो या ना हो। तो इसने कहा भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। और सब चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इसने
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया था। उसके बाद में जेवीपी समिति आती है 1948 में। धारा आयोग की रिपोर्ट के बाद में असंतोष फैलता है, उसके बाद में इस रिपोर्ट को लाया जाता है, इस समिति को लाया जाता है। लेकिन ये जो समिति रिपोर्ट देती है वो धर आयोग के अनुसार ही देती है, कि मतलब धर आयोग की रिपोर्ट से सहमत दिखती है और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर देती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में क्या होता है कि 1953 में भाषा के आधार पे तेलुगु भाषी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के गठन की मांग बढ़ती है और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भी हो जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन में पोट्टी श्रीरामुलु मुख्य भूमिका निभाते हैं और इस लंबे संघर्ष में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के संघर्ष में अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि वो 56 दिन से भूख हड़ताल पे होते हैं, उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं अगला आयोग, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में गठित होता है। इसके अध्यक्ष फजल अली हैं और इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, के एम पाडिक्कर और एच एन कुंजरू। तो ये अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपता है और राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ये ऐसी अनुशंसा करता है। लेकिन ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की वकालत तो करता है, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर देता है। ये पुनर्गठन के लिए 4 कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार 4 बड़े कारक होने चाहिए पुनर्गठन के पीछे। पहला, देश की एकता तथा सुरक्षा के अनुरक्षण। दूसरा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। और चौथा, प्रत्येक राज्य व पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना तथा इसका संवर्धन। तो इन 4 आधारों पे राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के बाद में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से। उसके बाद में 1960 में बम्बई 2 राज्यों में विभक्त होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। 1961 में 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से दादरा एंड नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। फिर 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 1987 में फिर आगे चल के गोवा यूटी से राज्य बन जाता है, पूर्ण राज्य। 1962 में 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और 1963 में जो है नागालैंड 16वां राज्य बनता है। 16वां कैसे? 14 पहले से थे, लेकिन उसमें बम्बई था, तो बम्बई से 2 बन गए, तो महाराष्ट्र व गुजरात तो हो गए 15, फिर ये नागालैंड 16वां। तो नागालैंड 1963 में 16वां राज्य बनता है। फिर उसके बाद में 1966 में पंजाब से हरियाणा व चंडीगढ़ अलग हो जाते हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनता है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनते हैं। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम जो है भारत का एसोसिएट स्टेट बनता है और 36वें के माध्यम से ये पूर्ण राज्य बन जाता है 1975 में। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बनते हैं राज्य, पूर्ण राज्य। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बनते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। तो एक क्रम याद रखिएगा कि पूछ लेते हैं कई बार कि कौन पहले बना, तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। फिर 2014 में तेलंगाना बनता है। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर भी यूटी बन जाता है और लद्दाख भी यूटी बन जाता है। फिर 2019 में ही दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाने का फैसला किया जाता है और ये प्रभाव में 26 जनवरी 2020 को आता है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा भारत के क्षेत्र और उसके राज्य। इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।